देखिए, जब हम जर्मन कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं तो दो बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स जिनकी हम बात कर चुके हैं, उसके बाद जब हम अन्यों की बात करते हैं तो उसके अंदर दो महान भूगोलवेत्ता की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। और उन दो महान भूगोलवेत्ताओं के बाद में जो आगे की चर्चा हम करेंगे वो हम करेंगे उन बाकी अदर जर्मन जोग्राफर्स की, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिनका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन का इशारा लेके और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब हम अल्फ्रेड हैटनर की बात करते हैं तो ये विद्वान जो है, ये वही विद्वान है जिन्होंने कोरोलॉजिकल अप्रोच को आगे बढ़ाया था। पूरी तरह से ये मानिए कि जो रिच्टहोफियन ट्रेडिशन था, जर्मन स्कूल में जो रिच्टहोफन ने जो ट्रेडिशन बनाया, उस ट्रेडिशन को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, उसी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया था। अर्थात इनका भी ये मानना था कि किस भूगोल में हमें प्रदेशों का अध्ययन करना चाहिए और इन क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन करते समय हमें इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करना चाहिए, उनकी इंटर रिलेशनशिप पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मूल ध्येय होना चाहिए कि किस प्रकार से जो अलग अलग तत्व हैं वो अलग अलग तरह से विन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, these various elements, be it biotic or abiotic, how these elements are configured in a particular region, what kind of interrelationship these elements have with each other, what kind of interdependence these elements have with each other, and with this how a region is emerging as a distinct personality, और कैसे इसके कारण प्रदेश एक भिन्न इकाई के रूप में, एक स्वतंत्र प्रादेशिक इकाई के रूप में अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाता है। उसी धारा को लेकर ये आगे बढ़े थे और निश्चित रूप से इन्होंने कहा था कि इस पूरे उपागम में हमें इन संबंधों का अध्ययन करते समय कार्य कारण संबंधों पर ध्यान रखना चाहिए, अर्थात हमारी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। इनका जो पीरियड था अल्फ्रेड हैटनर का, वो 1859 से 1941 के बीच का था। और भौगोलिक चिंतन में रिच्टहोफन द्वारा पुनर्जीवित की गई क्षेत्रीय परिदृष्टि, जिसको हम कोरोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, के व्यापक प्रचार प्रसार में अल्फ्रेड हैटनर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए जब भी वर्ड कोरोलॉजी आता है तो रिच्टहोफन के साथ साथ हैटनर का नाम जरूर आता है। ठीक है, कौन से विद्वान है जिन्होंने कोरोलॉजिकल अप्रोच को सबसे पहले आगे बढ़ाया, तो उसमें रिच्टहोफन के साथ साथ हैटनर जो है उनकी चर्चा हम जरूर करते हैं। ये पहले ऐसे भूगोलविद थे जो विश्वविद्यालय शिक्षा इसी उद्देश्य से ले रहे थे कि मुझे आगे जाके इसी सब्जेक्ट को कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मतलब वो भूगोलवेत्ता बनने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। और उस दौरान एक बहुत बड़े भूगोलविद थे किरचॉफ, उनसे भी इनको मार्गदर्शन मिला। और उसके बाद में, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बाद में ये हाले विश्वविद्यालय में किरचॉफ के अधीन इन्होंने शिक्षा ली थी। उसके बाद में वे बॉन चले गए थे और फिर स्ट्रासबर्ग चले गए। और आपको पता है कि वहां पर हमने एक विद्वान की बात की थी, पैशल के बाद गर्लिन, तो वहां पर गर्लिन महोदय थे और उन्हीं के गाइडेंस में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की थी, अपनी पीएचडी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि गर्लिन एक ऐसी अप्रोच के आदमी थे जो ये मानते थे कि जो फिजिकल एलिमेंट है एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी का जो मूल थे उन पर संकेंद्रित होना है, उन पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ज्योग्राफर मस्ट कंसंट्रेट ऑन द फिजिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज that is we can
observe, and so on the basis of that we can go for generalization. So we should not focus on human behavior, because if we will focus on human behavior, then we will not be able to make general laws, we will not be able to formulate general principles. तो उस विद्वान के साथ डॉक्टरेट करने के बावजूद भी वो गर्लैंड के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया, उन्होंने उन्होंने आगे जाके रिस्टोफन के ट्रेडिशन को फॉलो किया, जो ये मानता था कि नहीं, भौगोलिक अध्ययन में एबायोटिक एलिमेंट्स के साथ साथ में बायोटिक एलिमेंट्स को शामिल किया जाना चाहिए, और प्रिंसिपली हमें मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए। दैट मीन्स कि जो ज्योग्राफी की इंक्वायरी है उसके अंदर मानव जो है वो केंद्र में रहना चाहिए। हालांकि वो कहीं भी मानव बनाम भौतिक भूगोल के द्वैतवाद के अंतर्द्वंद में नहीं फंसना चाहते थे, वो दोनों को बराबर भारण देते थे। फिर 1890-91 में उन्होंने लिप्जिंग में रेडजेल के विभाग में शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की, तो थोड़े समय के लिए उनको रेडजेल के साथ काम करने का मौका भी मिला था। फिर 1897 में वो यहाँ से लुबिजन चले गए और वहां से फिर हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी चले गए और बाद में काफी समय उन्होंने वहां पर बिताया। अब देखिए जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी एक बात तो हमारे सामने आ गई है, जो बढ़ते ही हमने इनके बारे में कही थी कि ये कोरोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करने वाले विद्वान हैं। इन्होंने रिस्टोफन की कोरोलॉजिकल अप्रोच, रिस्टोफन की जो वितरण विज्ञान का उपागम है, उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए भौगोलिक चिंतन के इतिहास की व्याख्या करते हुए हैटनर ने कहा कि भूगोल मूलतः पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान, ठीक है, और यही कोरोलॉजी है। ठीक है, इसे ही वितरण विज्ञान कहते हैं। तो बेसिकली भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है। तो यदि आपको कहे कि कोरोलॉजी क्या है, वितरण विज्ञान क्या है, तो वितरण विज्ञान पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान। भूगोल पृथ्वी की सतह और इसकी भिन्न भिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के अध्ययन पर केंद्रित है। That means one side we are taking into consideration the entire Earth surface for the systematic study of the Earth, and then at the same time we should also follow the regional approach where we will take regions as a unit of study, and then we will try to unfold the peculiar characteristics of a particular region. तो यहाँ पर हम दोनों बातें कर रहे हैं कि हम पृथ्वी को एक इकाई के रूप में मानकर और पृथ्वी की सतह का अध्ययन भी करते हैं, और उसके साथ साथ हम इस पृथ्वी की सतह को भिन्न भिन्न प्रदेशों में बांटकर प्रदेशों को अध्ययन की इकाई मानकर भी अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। और जो प्रमुख उद्देश्य था इनके ट्रेडिशन का, वो ये था कि प्रत्येक क्षेत्र का सविस्तार वर्णन और उसमें विद्यमान जैविक और अजैविक तत्वों के पारस्परिक संबंधों के विश्लेषण के आधार पर उसकी क्षेत्रीय समग्रता का उद्घाटन करना। ठीक है, ठीक आपको ये लाइनें पढ़कर रिस्टोफन की याद आ रही है ना, क्योंकि ये जो बातें कह रहा है वो रिस्टोफन की जो उपागम है उससे सीधी मेल खाती है। ये कह रहा है कि हमें किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का सविस्तार वर्णन करना चाहिए, मतलब we should describe the region in a very well fashion, है ना। हमें किसी भी प्रदेश का वर्णन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विस्तारित रूप में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसमें विद्यमान जो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, जो जैविक और अजैविक तत्व हैं, उनके जो पारस्परिक संबंधों के विश्लेषण के आधार पर, उनका जो एक दूसरे पर जो उनकी प्रभाविता है उसके आधार पर, तो उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है, उनकी इंटर रिलेशनशिप है, उसको एनालाइज करके उसके आधार पर हमें किसी भी क्षेत्र का विस्तारित वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि हम उस क्षेत्र का वर्णन समग्रता से कर सकें, अर्थात हम उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि वही समग्रता जो है वो उस प्रदेश को एक प्रदेश के रूप में पहचान देती है। ठीक है,
तो उसी को उद्घाटित करना, उसी को सरफेस पे लाना, वही भूगोल का मुख्य उद्देश्य। क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसे हमने पहले भी जलवायु का भी उदाहरण दिया था मैंने और बताया था आपको कि जैसे हम जलवायु के संदर्भ में जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। अब उसके लिए हमारे पास में जो जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं वो तो समान ही होते हैं, लेकिन उन तत्वों का जो आपसी संबंध है वो अलग अलग तरह से बदलता रहता है। ठीक है। और उसके साथ साथ में जो क्षेत्र की पारस्परिक विशेषताएं हैं उनको भी हम उसके अंदर शामिल करते हैं, और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। सो in case of this climatic regions, we are taking almost a similar kind of climatic elements, and with the reference of local conditions, local landforms, and in consideration with these climatic elements, we try to find out that what kind of unique interdependence and interrelationship we find in these elements in a particular region, and that becomes a unique climatic region. तो जब हम ये देखते हैं कि हम किसी जब जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, हम वहां पर जलवायु के जो सामान्य तत्व हैं उनको लेकर, और क्षेत्र की अन्य विशेषताओं जैसे वहां का विस्तार, वहां के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको लेकर, और हम इन सारे तत्वों की आपसी जो पारस्परिकता है, जो इनके आपसी संबंध है, उनके द्वारा वहां किस प्रकार की जलवायु वहां पर बनती है, किस प्रकार की जलवायु वहां स्थान लेती है, हम उस समग्रता का उद्घाटन करते हैं जब हम किसी विशिष्ट जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि भाई जब आप किसी ज्योग्राफी में जब आप किसी सामान्य प्रदेश की बात कर रहे हो या आप उसका वर्णन कर रहे हो, तो आपके पास में जैविक और अजैविक तत्व हैं, प्रदेश के अंदर विद्यमान हैं, और वो तत्व जो है वो आपस में अंतर संबंधित हैं, अंतर निर्भर भी हैं। तो उनके अंदर पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। भूगोलविद का काम है कि ये जो उनके बीच की इंटर रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंस है, उसका एनालिसिस करना, और किस प्रकार से ये इंटरडिपेंडेंस उस पूरे रीजन को बांधती है ना, पूरे रीजन को क्या करती है, समग्रता में बांधती है। उसी समग्रता का उद्घाटन, उसी समग्रता का वर्णन, उसी समग्रता का विस्तारित विश्लेषण प्रस्तुत करना भूगोलविद का मूल उद्देश्य है। ठीक है। हैटनर अपने भौगोलिक के अनुसार भौगोलिक अध्ययन भिन्न भिन्न क्षेत्रीय स्तरों, क्षेत्रीय स्तर का मतलब ये होता है भाई छोटे या बड़े, है ना, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रीय स्तरों, इसीलिए उसने बोला है स्केल्स ऑफ रेजोल्यूशन। स्केल्स ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब है कि व्हेन यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट all the characteristics of a region, and the region which is in your hand is small in area, then you can identify or you can explore the relationship between biotic and abiotic elements in a very a deeper sense. And because of that, you can give a very in-depth interpretation of the characteristics of that particular region. ये खास बात है रेजोल्यूशन की, है ना, स्केल्स ऑफ रेजोल्यूशन की। And if you have a big region in your hand, then you will not go up to that details for describing about that particular region. तो देखो, आप जानते हो, जैसे आप फोन यूज करते हो, है ना, आपके फोन में हम कहते हैं कि भाई आपका फोन कितने मेगापिक्सल का है। बेसिकली वो मेगापिक्सल आपका रेजोल्यूशन तय करता है। अब आपने कहा कि भाई मेरा फोन जो है उसका रेजोल्यूशन जो है वो अलग अलग जो हमारे पैमाने आते हैं फोन के ऊपर, है ना, उसके ऊपर, तो हम देखते हैं कि जब संख्या ज्यादा होती है ना, जब हम कहते हैं कि भाई इसका फ्रंट कैमरा जो है वो कितने का है, उसका बैक कैमरा कितने का है,
तो जब संख्या ज्यादा होती है ना, अर्थात जब जब हम रेजोल्यूशन में देखते हैं कि नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि साइज ऑफ पिक्सल छोटा है। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होने का मतलब है कि साइज ऑफ पिक्सल छोटा है, और साइज ऑफ पिक्सल छोटा होने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा विस्तारित सूचना हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आप देखते हो कि यदि आपके फोन के कैमरा जो है ना, उसमें यदि आप देखते हो, जैसे मान लो जो संख्याएं हम देखते हैं भाई, 2, 4, 6, 8 है ना, 64, इस तरह हमें कैमरे का रेजोल्यूशन बताया जाता है। बेसिकली दैट इज a number of pixels generally in millions। ठीक है, तो वो पिक्सल जितना छोटा होगा, जब आप उस इमेज को बड़ा करोगे ना, जब आप उस इमेज को फैलाओगे, बड़ा करोगे, एनलार्ज करोगे, तो वो इमेज फटेगी नहीं, और आपको आपको बहुत बारीक बारीक जानकारियां आपके फोटोग्राफ की प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार हैटनर कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययन में भिन्न भिन्न क्षेत्रीय स्तर हो सकते हैं। मतलब आप यदि किसी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, वो एक छोटा क्षेत्र भी हो सकता है और वो एक बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है। तो ये भिन्नता देखने को मिल सकती है ना, भिन्न भिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। और यदि वो छोटा क्षेत्र है तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा गहराई में जाकर उसका वर्णन करने में सक्षम होते हैं। आप बहुत छोटी छोटी जानकारियों का उद्घाटन वहां पर करते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर नाना प्रकार के तत्वों के सह अस्तित्व और उनकी पारस्परिकता से उद्भूत विशिष्टता के उद्घाटन पर केंद्रित है भौगोलिक अध्ययन। अब वो कह रहा है कि आप चाहे छोटा प्रदेश लें चाहे बड़ा प्रदेश लें, आपका जो मूल उद्देश्य है, जो मूल ध्येय है एज ए जोग्राफर, वो आपका ये होना चाहिए कि आप जो है वो वहां पर जो को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है उसको फोकस करो, है ना। जो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैसे सह अस्तित्व में वहां पर पाए जाते हैं, तो वो को एग्जिस्टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और जो दूसरी चीज है इसके अंदर वो ये है कि पारस्परिकता का उद्घाटन या उसको उद्भूत करना, अर्थात उन तत्वों के बीच की पारस्परिकता या अंतर्निर्भरता कैसी है। ठीक है, जिसके कारण वो क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में पहचान लेता है। ठीक है, आता है भौगोलिक अध्ययन। भौगोलिक अध्ययन जो है उसी को वो परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी की वो कोशिश कर रहे हैं बताने की कि भाई किस तरह से किसी भी क्षेत्र का एक भूगोलविद है वो अध्ययन करे। ठीक है, वही भौगोलिक अध्ययन के उपागम का मूल ध्येय है उनका बताने का। तो वो कह रहे हैं कि अतः भौगोलिक अध्ययन भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के कार्य कारण संबंधों और उनकी क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता के प्रादेशिक अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है, उसके कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नंबर 1। ठीक है, एंड नंबर 2 इज दैट interdependence between various elements in that particular region। इनका प्रादेशिक अध्ययन, प्रदेश को इकाई मानकर उसमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध और उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तत्वों में आपसी संयोग, आपसी अंतरक्रिया, आपसी अंतर्निर्भरता, ठीक है, उसको अध्ययन करना किसी भी भौगोलिक अध्ययन का मूल ध्येय होना चाहिए। रिश्तोफन की भांति हैटनर ने भी भूगोल की क्षेत्रीय परिदृष्टि के माध्यम से समकालीन भौगोलिक अध्ययन में भौतिक बनाम मानव भूगोल की द्वैतता के समाधान का प्रयास किया। क्योंकि इनके जो पीएचडी गुरु थे वो भी कहीं ना कहीं उस द्वैतता के का हिस्सा थे। स्पेशल जो उनसे पहले विद्वान आए उन्होंने भी इस बात पे फोकस किया कि ज्योग्राफी मस्ट कंसंट्रेट ऑन फिजिकल एलिमेंट्स, कि वे भूगोल केवल और केवल भौतिक तत्वों पर ही केंद्रित होना चाहिए। ठीक है,
तो ये वो विद्वान थे जो जिन्होंने ये खाई जो पैदा हो रही थी भौतिक बनाम मानव में, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, और इन्होंने इस द्वैतवाद के समाधान के रूप में अपनी जो क्षेत्रीय परिदृष्टि है वो प्रस्तुत की। और उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी जो है वो एक कोरोलॉजिकल साइंस है, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां पाई जाती है उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और इस वैज्ञानिक अध्ययन में जो जैविक और अजैविक तत्व, बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट है, उन दोनों की अपनी समान महत्ता है। इसलिए हम उसमें से किसी को भी हम ऊंचा या नीचा भारण नहीं दे सकते। और हैटनर ने प्रादेशिक तथा सामान्य भूगोल को भी समान महत्व दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हैटनर ने एक बात कही थी कि भूगोल के अंदर हमें कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी की सतह के अध्ययन के साथ साथ पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रादेशिक उपागम के साथ करना चाहिए। और मैंने वहीं आपको एक इशारा किया था कि जब ये विद्वान ये कह रहा है कि भाई ये जो पृथ्वी की सतह को इकाई मानकर जब आप अध्ययन कर रहे हो, पूरी पृथ्वी की सतह को इकाई मानकर, तो उस समय इस विद्वान का ध्येय सामान्य भूगोल के अंतर्गत विषय की जो विषय सामग्री है उसको समृद्ध करने की तरफ। और जब ये बात कर रहा है कि आप क्षेत्र जो है उसको छोटे छोटे क्षेत्रीय इकाइयों में बांटकर, जो भूसतह है उसको छोटी छोटी क्षेत्रीय इकाइयों में बांटकर, और फिर आप भौगोलिक परिदृष्टि से, भौगोलिक उपागम से आप अध्ययन करें, जिसके अंदर आप उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक तत्वों के आपसी अंतर संबंधों के गहन अध्ययन के आधार पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों की और को वर्णित करते हुए और उस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करें। ठीक है, तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि हैटनर जो है वो ना तो मानव बनाम भौतिक भूगोल के द्वैतवाद में फंसना चाहते थे, बल्कि वो इस बात को स्वीकार करते थे कि ये दोनों, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये दोनों भूगोल के अध्ययन के लिए या भौगोलिक विमर्श के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, और दोनों के बिना किसी भी भूगोल, किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन में पूर्णता नहीं आ सकती। और दूसरी तरफ वो सामान्य बनाम प्रादेशिक भूगोल का जो द्वैतवाद था, ठीक है, जनरल वर्सेस दिस रीजनल ज्योग्राफी के बीच में जो ड्युअलिज्म पैदा हो रहा था, ये उसके ऊपर भी स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि भूगोल में दोनों परिदृष्टियां महत्व रखती है। ठीक है, जब हम पृथ्वी को एक समग्र इकाई के रूप में लेकर और जब हम इसके ऊपर सामान्य चीजों का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय हम सामान्य उपागम को लेकर आगे बढ़ते हैं, जनरल अप्रोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब हम किसी क्षेत्रीय इकाई का अध्ययन करते हैं जिसको क्रमबद्धता देने में ये सामान्य अध्ययन भी हमारी मदद करता है, तो उस केस में हम किसी क्षेत्र विशेष को इकाई मानकर और प्रदेशों के अध्ययन करते हैं, जिससे प्रादेशिक भूगोल समृद्ध होता है।